हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड टेस्ट सीरीज पार्ट 59 के बारे में। और यह सीरीज हमारी पोस्टमार्टम क्लास के नाम से फेमस है, जिसमें हम 10 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं और 10 प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हुए चलते हैं। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के 58 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप इन पार्ट्स को जरूर देख लें। आप लोगों को एग्जाम्स में निश्चित ही फायदा मिलने वाला है। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैयक्तिक सहायक 17 मार्च 2021 को जो एग्जाम पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसमें उत्तराखंड के 40 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें से 10 प्रश्नों के बारे में आज हम 59वें पार्ट में बात करेंगे। और काफी सरल दोस्तों ये 10 प्रश्न है। ये 10 के 10 प्रश्न मैं आपको इससे पहले इसी पोस्टमार्टम क्लास वाली सीरीज में करा चुका हूं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने अपनी उत्तराखंड की एक नई एप्लीकेशन भी बनाई हुई है, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर पे नॉर्मली सर्च करिएगा उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स। जिस नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब में, उसी नाम से हमारी एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पे। आप इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इंपोर्टेंट पीडीएफ्स, इंपोर्टेंट वीडियोज और साथ में मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होने वाली है। और उत्तराखंड और हिंदी का कोर्स, जो कंप्लीट कोर्स कुछ लोग अगर बाई करना चाहेंगे तो वो भी इस एप्लीकेशन से बाई कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अध्ययन करने हेतु सबसे पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान कौन सा है। और आप सभी लोगों को अगर पता होगा दोस्तों कि आईआईटी रुड़की विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अध्ययन करने हेतु सबसे पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान है। अब आईआईटी रुड़की तो अभी दोस्तों ये वर्तमान में है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी कब, 1847 में दोस्तों, एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में रुड़की में एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। उसके बाद में 1854 में इसी इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम परिवर्तित करके थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर दिया गया। उसके बाद में भारत की आज़ादी के बाद में 1947 के बाद में इसी सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदल के दोस्तों रुड़की विश्वविद्यालय कर दिया गया। और एट लास्ट वन दोस्तों 21 सितंबर 2001 को रुड़की विश्वविद्यालय को देश के 7वें आईआईटी का दर्जा भी दिया गया, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा दे दिया गया। और वर्तमान में रुड़की आईआईटी हमारा विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अध्ययन करने वाला सबसे पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान है, जिसकी शुरुआत कब से हो जाती है दोस्तों, 1847 से इसकी शुरुआत हो जाती है। और मेनली इसकी स्थापना क्यों की गई थी, ऊपरी गंगा नहर के निर्माण हेतु इस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना यहाँ पर की गई थी। इतने पॉइंट आपको रुड़की आईआईटी से याद रखने हैं। और रुड़की में कई सारे अन्य हमारे संस्थान और संगठन भी हैं, वो भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे कि सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स का मुख्यालय रुड़की में है, और उर्दू एवं फारसी अकादमी रुड़की में है, सर्वेक्षण संग्रहालय हमारा रुड़की में है, बीईजी का मुख्यालय हमारा रुड़की में है, सिंचाई अनुसंधान संस्थान हमारा रुड़की में है। ये सारे फैक्ट्स आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये रुड़की कहाँ पड़ता है, हरिद्वार जनपद में स्थित है। क्या, रुड़की। इतने पॉइंट आप दोस्तों यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक और प्रश्न यहाँ से इंपोर्टेंट ये भी पूछा जाता है कि रुड़की आईआईटी को आईआईटी का दर्जा कब दिया गया था, तो 21 सितंबर 2001 को दिया गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, कि गढ़वाल में गुरखा शासन किस वर्ष समाप्त हुआ था। और लगभग लगभग दोस्तों उत्तराखंड की जितनी भी वीडियोज में मैंने गुरखाओं से प्रश्न बनाया है, ये प्रश्न मैं आपको हमेशा बताता हूं कि कुमाऊं, अगर हम गुरखा शासन की बात करें कि उत्तराखंड में गुरखा शासन कब से शुरू हुआ था, 1790 से दोस्तों। 1790 में सबसे पहले गुरखे कहाँ आक्रमण करते हैं, कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं। और कुमाऊं पर गुरखे 1790 से लेकर के 1815 तक शासन करते हैं। 1815 में जब हमारी संगौली की संधि हो जाती है, उसके बाद गुरखे यहाँ से छोड़ के जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गुरखों ने उत्तराखंड पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया, 1790 में किया। गुरखों ने कुमाऊं पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया, तो वो भी दोस्तों 1790 में ही किया था। और गुरखे कब तक कुमाऊं में रहे, तो 1815 तक ही है कुमाऊं में रहे थे। यानी कि कितने वर्ष, लगभग 25 वर्ष गुरखाओं ने कुमाऊं पर शासन किया था। और हवलबाग का युद्ध हुआ था दोस्तों 1790 में गुरखों के मध्य और जो हमारे चंद राजवंश के अंतिम राजा थे महेंद्र चंद के मध्य में, जिसमें महेंद्र चंद हार गए थे। और उसके बाद में गुरखों ने कुमाऊं पर अपना शासन स्थापित किया था। तो 1790 में तो गुरखे कुमाऊं जीत जाते हैं और 25 साल कुमाऊं पर शासन करते हैं। और इसी के बाद दोस्तों गोरखों के द्वारा सबसे पहले गढ़वाल पर आक्रमण किया जाता है कब, 1791 में। गोरखे सबसे पहले, अगर पूछा जाता है कि गोरखों के द्वारा सर्वप्रथम गढ़वाल पर आक्रमण कब किया गया, तो 1791 में दोस्तों लंगूरगढ़ नामक स्थान पर गोरखों के द्वारा सबसे पहले आक्रमण किया गया था गढ़वाल में। और लंगूरगढ़ लगभग गोरखाओं ने जीत भी लिया था। उसके बाद में दोस्तों लंगूरगढ़ की संधि भी होती है किस किसके मध्य में, प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में। 1700
91 में लंगूरगढ़ की संधि होती है, लेकिन ये संधि एक्सेप्ट होती है कब? 1792 में, यानी कि ठीक है। तो लंगूरगढ़ का युद्ध अगर पूछा जाएगा तो 1791, और संधि की एग्जैक्टली डेट पूछी जाएगी तो आपको वहां पे 1792 करना है। तो यहाँ पर संधि हो जाती है और गोरखे फिर गढ़वाल छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद में गोरखे दोस्तों दोबारा से गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं कब? 1804 में, ठीक है। 1804 में दोबारा से गोरखे गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं, और 1804 से लेकर के 1815 तक फिर बाद में क्या होता है दोस्तों? गोरखे गढ़वाल पर अपना शासन करते हैं। वैसे 1804 में तो गोरखे गढ़वाल को जीत जाते हैं, लेकिन आक्रमण करते हैं कब? 1803 में, ठीक है। 1803 अगर आपसे पूछा था कि गोरखों का गढ़वाल पर पहला आक्रमण कब हुआ था? 1791, और दूसरा आक्रमण हुआ था कब? 1803 में। और गोरखों के मध्य में और परमार राजवंश के मध्य में जो निर्णायक युद्ध हुआ था कब? 14 मई 1804। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे हम खुड़बुड़ा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और काफी बार एग्जाम में ये खुड़बुड़ा के युद्ध से प्रश्न पूछा गया कि खुड़बुड़ा का युद्ध कहाँ हुआ था। तो खुड़बुड़ा का युद्ध दोस्तों देहरादून में खुड़बुड़ा नामक स्थान पे हुआ था 14 मई 1804 ईस्वी को। इस युद्ध में परमार राजवंश के जो हमारे हम कहेंगे अंतिम राजा प्रद्युम्न शाह, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और प्रद्युम्न शाह परमार राजवंश के कौन से राजा थे? 54वें राजा थे। तो खुड़बुड़ा का युद्ध भी आपको जरूर याद रखना है। फिर 1804 से लेकर के 1815 तक दोस्तों गोरखे यहाँ पे शासन करते हैं, कहाँ पे? गढ़वाल में। फिर हमें पता है कि 1815 में गोरखे गढ़वाल छोड़ के भी चले जाते हैं। तो प्रश्न क्या है देखिए कि गढ़वाल में गोरखा शासन किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 1815 में दोस्तों गढ़वाल में गोरखा शासन समाप्त हो गया था। कब? 1815 में। आपको बताइए कि अंग्रेज यहाँ पे अधिकार कर देते हैं, फिर अंग्रेजों के मध्य में और गोरखाओं के मध्य में काफी सारे युद्ध होते हैं, और उसके बाद में एट लास्ट में गोरखे अंग्रेजों से हार जाते हैं, और उत्तराखंड का ही पूरा भूभाग कुमाऊं और गढ़वाल छोड़ के यहाँ से अपने देश वापस लौट जाते हैं। और कुमाऊं और गढ़वाल के इस क्षेत्र पर किसका आधिपत्य हो जाता है दोस्तों? अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। और 1815 के बाद ही दोस्तों हम फिर अंग्रेजी ब्रिटिश शासन व्यवस्था उत्तराखंड के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। और यहीं से एक और प्रश्न आता है कि संगौली की संधि कब कब हुई थी? तो संगौली की संधि दोस्तों 2 दिसंबर 1815, 2 दिसंबर 1815, या कहीं कहीं आपको 28 नवंबर 1815 भी मिलेगा। तो तब संगौली की संधि हुई थी किसके किसके मध्य में? गोरखों के मध्य में और अंग्रेजों के मध्य में, जिसके तहत गोरखों ने भारत को छोड़ना स्वीकारा था। और ये संगौली नामक स्थान कहाँ है जहां पे संगौली की संधि हुई थी? तो ये बिहार में स्थित है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी यूकेपीएससी में पूछा जा चुका है। और एक और प्रश्न यहां से आता है कि गोरखों के द्वारा या नेपाल सरकार के द्वारा इस संगौली की संधि को कब स्वीकारा गया था? तो 4 मार्च 1816 को स्वीकारा गया था। ये सारे फैक्ट्स आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। और गोरखाओं के बारे में आपको पता नहीं है तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर नॉर्मली हमारी सीरीज देख लीजिएगा, उत्तराखंड में गोरखा शासन। एक एक पॉइंट आपको वहां पर सारे मिल जाएंगे, जितने भी युद्ध हमारे हुए थे वो सारे युद्ध भी आप लोगों को वहां पे मिल जाने वाले हैं। जैसे कि नालापानी का युद्ध हो गया, गढ़नाथ टांडा का युद्ध हो गया, और उत्तरकाशी का युद्ध हुआ था। कई सारे युद्ध हुए थे बीच बीच में, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग युद्ध हुए थे, तो वो सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। देखिए ये कितना सरल क्वेश्चन है, और कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं कि चंद्रवंश के संस्थापक कौन थे। और यूके ट्रिपल से खुद ये प्रश्न दोस्तों 4थी से 5वीं बार पूछ रहा है, ठीक है। तो चंद्र राजवंश के संस्थापक राजा सोमचंद थे, और यही प्रश्न पिछली बार 2018 का जो वीपीडीओ का एग्जाम पेपर था ना, वहां पर भी पूछा गया था। तो चंद्र राजवंश के संस्थापक कौन है? सोमचंद है। आप सभी लोगों को पता है चंद्र राजवंश के वास्तविक संस्थापक, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में दोस्तों थोरचंद भी दिया गया, लेकिन थोरचंद क्या है? गलत है। चंद्र राजवंश के संस्थापक कौन है? सोमचंद है। सोमचंद ने किससे विवाह किया था? ब्रह्मदेव, जो कि कत्यूरी राजा थे, उनकी पुत्री चंपा से विवाह करके वो यहीं बस गए थे, और यहाँ पर उन्होंने चंद्र राजवंश की स्थापना की थी। स्टार्टिंग टाइम पे सिर्फ चंपावत के आसपास के एरिया में ही चंद्र राजवंश का विस्तार था, लेकिन धीरे धीरे जैसे चंद्र साम्राज्य आगे बढ़ा, वैसे वैसे उन्होंने उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अधिकतर स्थानों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। तो सोमचंद के द्वारा चंपावत में ही दोस्तों सुयो का किला, सुई का किला और राजबुंगा किले का निर्माण भी किया गया था। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है सुयो का किला कहाँ है, सुई का किला कहाँ स्थित है और राजबुंगा किला कहाँ स्थित है? ये चंपावत में स्थित है दोस्तों, और इसका निर्माण किसने किया था? सोमचंद के द्वारा ही किया गया था। सोमचंद के द्वारा ही दोस्तों चाराल व्यवस्था शुरू की गई थी, यानी कि कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, ये 4 किलेदार नियुक्त किए गए थे। इसी कारण 4 किलों का निर्माण करने का श्रेय भी सोमचंद को जाता है, ठीक है। सोमचंद के सेनापति कौन थे? कालू तड़ागी थे, ठीक है। इसने मेहराओं को मंत्री का पद दिया, फरत्याल को सेनापति का पद दिया, और मेहरा और फरत्याल को इस तरीके से इसने अपने सेना में मिलाया था। कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो सोमचंद के द्वारा कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। कुमाऊं में या उत्तराखंड में ऐपण व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी? तो सोमचंद के द्वारा यहाँ पे ऐपण व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और काफी फैक्ट आता है कि चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति सबसे पहले किसने करी थी? तो चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी दोस्तों सोमचंद के द्वारा ही की गई थी। किसके द्वारा? सोमचंद के द्वारा। और चौथानी ब्राह्मणों में कौन कौन से ब्राह्मण आते थे? जोशी, पांडे, बिष्ट और सिमल्टिया आते थे। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी इसी ने की थी, और जागेश्वर में इसने कुछ मंदिर भी बनाए थे, ठीक है। और इतने पॉइंट आपको फिलहाल दोस्तों सोमचंद से याद रखने हैं, और बाकी चंद्र राजवंश आपने पढ़ना है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चंद्र राजवंश के बारे में काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। और बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति ग्रामों में सबसे पहले किसने की थी? वो भी सोमचंद के द्वारा ही की गई थी।
आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला और चौथा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से शिखर या पर्वत उत्तराखंड में स्थित है? कांगटो, नीसी कसंग, घैंट कांगरी या फिर नंदा खाट। तो आप सभी लोगों को बताया दोस्तों कि नंदा खाट पर्वत हमारा कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। अब उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बुक्स में दिया गया चमोली में स्थित है, लेकिन बहुत सारी जगह पे आप पढ़ेंगे इसे बागेश्वर जनपद में स्थित है, यानी कि इसकी कुछ सीमा दोस्तों बागेश्वर के साथ में भी मिलती है। अब नंदा खाट पर्वत, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 6,611 मीटर है, या कहीं कहीं आपको ये 6,674 मीटर भी मिल जाएगी। और मेनली जो हमारा नंदा देवी रिजर्व है ना, नंदा देवी क्षेत्र जो है, या नंदा देवी कंजर्वेशन रिजर्व जो है, उसका जो आउटसाइड वाला एरिया, उसका जो बाहरी एरिया है, वह हमारा नंदाखाट पर्वत के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसकी थोड़ा बहुत इसमें सीमा जो है दोस्तों बागेश्वर में मिलती है। अगर आप विकिपीडिया में देखेंगे तो नंदाखाट पर्वत वैसे बागेश्वर जनपद में दिखाया गया है, लेकिन आप चमोली और बागेश्वर दोनों को नोट करते हुए चलिएगा। 1931 में नंदाखाट पर्वत की सबसे पहली चढ़ाई गई थी, और नंदा देवी जो हमारा कंजर्वेशन रिजर्व है, उसके बाहर का जो एरिया आता है उसे हम नंदा खाट पर्वत के नाम से जानते हैं। 6,674 मीटर या 6,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और दोस्तों एक और पॉइंट यहां से आपको याद रखना है कि बेड ऑफ नंदा देवी किस पर्वत को कहा जाता है? क्या बेड ऑफ नंदा देवी, नंदा देवी का बिस्तर आप कह सकते हैं कि बेड ऑफ नंदा देवी किस पर्वत को कहा जाता है? तो वो भी यहाँ पे दोस्तों हमारा नंदा खाट पर्वत ही आएगा। ये पॉइंट भी आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा, और काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में जो ये पर्वत वाला सेशन है, यहाँ से एक प्रश्न अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में लगभग उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं कि ये पर्वत कहाँ स्थित है, या फिर इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बैक टू बैक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले 1931 में इसकी चढ़ाई की गई थी। इतने पॉइंट आपको यहाँ से नोट डाउन करने हैं। और डायरेक्टली विकिपीडिया में बागेश्वर जनपद दिया गया, लेकिन आप बागेश्वर और चमोली दोनों नोट करते हुए करिएगा। और ह्यूज रुटेल्ज नामक एक व्यक्ति है, रुटेल्ज नामक एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा नंदाखाट पर्वत की सबसे पहले चढ़ाई की गई थी, ठीक है। और नंदा देवी सेंचुरी के अंतर्गत ये आता, नंदा देवी सेंचुरी का बाहरी भाग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पांचवा क्वेश्चन है, ये भी काफी सरल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी उत्तराखंड में स्थित है? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं। देखिए पेंसिला घाटी, लालनकला घाटी, ये कुछ नहीं है। ट्रेल की घाटी, यानी कि ट्रेल पास दर्रा आप लोगों ने पढ़ाया है दोस्तों। तो ट्रेल पास दर्रा जो हमारा कहाँ स्थित है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद के मध्य में स्थित है। तो इसी ट्रेल पास दर्रे के कारण यह प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी घाटी उत्तराखंड में स्थित है? तो ट्रेल की घाटी या ट्रेल पास दर्रे में जो वो जो दर्रे वाला एरिया आता है उसे ट्रेल की घाटी नाम से भी जाना जाता है। और ट्रेल पास दर्रा जिसको पता होगा वो आसानी से ये प्रश्न कर सकता था। और कितनी बार मैं दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूं कि ट्रेल पास दर्रे की खोज कब हुई थी? 1830 में ट्रेल पास दर्रे की खोज किसने किसने की थी? कुमाऊं कमिश्नर उस टाइम पे थे कौन? ट्रेल, उनके द्वारा ट्रेल पास दर्रे की खोज की गई थी। और यही प्रश्न दोस्तों 2018 के एक एग्जाम में यूके ट्रिपल ने पूछा था कि उत्तराखंड के किस दर्रे का नाम एक कुमाऊं कमिश्नर के नाम पर रखा गया है? तो उसका आंसर था क्या? ट्रेल पास दर्रा। और 3 से 4 बार यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, ट्रेल पास दर्रा कहां पड़ता है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य में यह स्थित है। और इसकी खोज 1830 में किसने करी थी? कमिश्नर ट्रेल ने करी थी। और सबसे पहले ट्रेल पास दर्रे की चढ़ाई किसने की थी? कमिश्नर ट्रेल ने ही करी थी। इसी कारण इस दर्रे का नाम ट्रेल पास दर्रा रख दिया गया। और ट्रेल पास दर्रे के आसपास का क्षेत्र जो है वही ट्रेल की घाटी या ट्रेल पास घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों डायरेक्टली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। और सुंदर ढूंगा दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। बागेश्वर और चमोली के मध्य में सुंदर ढूंगा दर्रा स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, छठा क्वेश्चन, सरल सा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? ठीक है, तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है दोस्तों? बुरांस है। आप सभी लोगों को पता होगा। और जो भी ये छोटी मोटी चीजें हैं कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, राज्य खेल क्या है, जैसे कि राज्य खेल फुटबॉल है, राज्य चिन्ह क्या है आपको पता ही है कि समचतुर्भुज के आकार की इस टाइप की एक आकृति है, ठीक है। इसमें बीच में अशोक की लाट दिखाई गई है, 3 पर्वत श्रेणियां दिखाई गई हैं, सत्यमेव जयते लिखा गया है। राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग है। राज्य गीत क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत वंदन अभिनंदन है। और इसी के साथ में राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल है। और राज्य वृक्ष क्या है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है? तो बुरांस उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, ठीक है। राज्य तितली क्या है? कॉमन पिकॉक है। राज्य फल क्या है? काफल है। राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है। राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है। उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी है। दूसरी राजभाषा क्या है? संस्कृत है। कब बनाया गया था? 2010 में बनाया गया था। और राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखने हैं, और इससे संबंधित जो छोटे मोटे फैक्ट्स आते हैं वो भी आपको जरूर याद रख लेने हैं। तो चलिए, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस है, ठीक है। अब देखिए, बुरांस यानी कि बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? यह है रोडोडेंड्रॉन अल्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन अल्बोरियम हमारा बुरांस का वैज्ञानिक नाम होता है। और मेनली दोस्तों एक हमारा सदाबहार वृक्ष होता है। और बुरांस जो है दोस्तों यह नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी है। और नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प होने के साथ साथ ही उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी क्या, राज्य वृक्ष भी क्या है? बुरांस है, ठीक है। और
रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका नाम है, ठीक है। और करीबन करीब 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। इसका जूस भी बनता है दोस्तों, जो कि हृदय से संबंधित बीमारियों में या गर्मियों में पीने के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है। और इसके पत्ते भी खाए जाते हैं, बुरांस के पत्ते, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में भी ये पाया जाता है, नागालैंड में भी बुरांस पाया जाता है। और भारत में इसकी टोटल 87 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। और मुख्यतः जो बुरांस के फूल खिलने का समय होता है वह फरवरी से लेकर अप्रैल के मध्य तक होता है, ठीक है। और डायबिटीज के लिए, खासकर शुगर वालों के लिए बुरांस का जो जूस होता है वो काफी उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। और इसका बुरांस का रंग दोस्तों वैसे तो लाल होता है, लेकिन कहीं कहीं सफेद और पीले रंग के बुरांस भी पाए जाते हैं। मुख्यतः लाल रंग के बुरांस ही पाए जाते हैं, ठीक है। और बुरांस के पुष्प में क्या पाया जाता है, तो मिथेनॉल इसमें पाया जाता है दोस्तों, जिसके कारण ये डायबिटीज के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और प्रश्न दोस्तों बनता है कि बुरांस के वृक्ष को संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया था, तो वन अधिनियम 1974 के तहत इसे संरक्षित वृक्ष भी घोषित कर दिया गया था। काफी सरल क्वेश्चन है दोस्तों। और एक प्रश्न इस फैक्ट से जरूर आता है कि राज्य पुष्प क्या है, राज्य पक्षी क्या है, राज्य तितली क्या है, जैसे कस्तूरी मृग के लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, बुरांस के लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, पिकॉक के लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, इस प्रकार से, ठीक है। आगे बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन काफी सरल क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के निम्न में से कौन सा जिला चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो आपको बताइए दोस्तों, उत्तराखंड के 3 जनपद चीन के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ये 3 जनपद कौन कौन से हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद। तो ऑप्शन देखिए, अल्मोड़ा नहीं करता है, पौड़ी गढ़वाल भी नहीं करता, हरिद्वार भी नहीं करता, ऑप्शन में चमोली दिया गया है। तो चमोली क्या है, चीन के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड हमारा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाला राज्य है। उत्तराखंड अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन और नेपाल के साथ में बनाता है, वहीं उत्तराखंड अपनी अंतर्राज्यीय सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ में बनाता है। अब प्रश्न पूछा गया कि चीन के साथ में सीमा कौन बनाता है, चमोली। तो चीन के साथ में उत्तराखंड के कितने जनपद सीमा बनाते हैं, 3 जनपद बनाते हैं, याद रखना है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। और चीन के साथ में अपनी सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो पिथौरागढ़ जनपद चीन के साथ में अपनी सर्वाधिक सीमा बनाता है। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा है कि नेपाल के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो नेपाल के साथ में दोस्तों उत्तराखंड के 3 जनपद अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जनपद। और नेपाल के साथ में अपनी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, तो वो भी पिथौरागढ़ जनपद ही बनाता है। इसी कारण दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद को सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जनपद के रूप में भी जाना जाता है। और पिथौरागढ़ जनपद एकमात्र ऐसा जनपद भी है जो कि 2 देशों के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, कि उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है, तो उधम सिंह नगर जनपद में गरीबी का सबसे कम प्रतिशत है। अब यहीं से मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं दोस्तों कि उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड के किस जिले में गरीबी का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी कि सर्वाधिक गरीबी है उत्तराखंड के जनपद में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और नहीं मिल रहा है तो गूगल कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। और करंट अफेयर्स दोस्तों आप जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एप्लीकेशन पे भी हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो अवेलेबल है, तो वो वीडियोज आप जरूर देख लीजिएगा करंट अफेयर्स की, क्योंकि एग्जाम में 2 से 3 से 4 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स से जरूर देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नवा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी सरल क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है, ठीक है। अभी आपको पता ही होगा, हाल ही में एस्पिरेंट सीरीज आई थी, आप लोगों ने देखी भी होगी यूट्यूब पे काफी सारे लोगों ने। तो वहाँ पे लबसना लबसना आप लोगों ने सुना होगा कि लबसना में जाना है, लबसना ज्वाइन करना है। लोगों का ड्रीम होता है कि लबसना एक बार लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी जाता है। जो लोग IAS की तैयारी करते हैं उनका ड्रीम होता है वहाँ पे जाना। तो लबसना कहाँ स्थित है, तो ये मसूरी में स्थित है। याद रखना आपको दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये मसूरी में स्थित है। और मसूरी कहां पड़ता है, देहरादून जनपद में पड़ता है। अब यहीं से एक और प्रश्न आता है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 सितंबर 1959 को इस लवासना की स्थापना हुई थी। 1 सितंबर 1959 को। कहां, मसूरी देहरादून में यह स्थित है। इसी के साथ एक और यहाँ पे क्या होती है, IAS की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। किसकी, IAS की ट्रेनिंग होती है मसूरी में। अगला एक प्रश्न यहां से और बनता है दोस्तों कि उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहां स्थित है। अगर उत्तराखंड के संबंध में पूछेगा कि उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहां स्थित है, तो यह स्थित है नैनीताल में, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में, ठीक है। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल 1988 स्थापना, और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी मसूरी। याद रखना दोस्तों आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला और आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काफी सरल क्वेश्चन है, कितनी बार मैं आपको बता भी चुका हूं कि पाताल भुवनेश्वर गुफा का प्राचीनतम उल्लेख किस प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है। और इसकी दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, अगर आप लोग वीडियोस कंटिन्यू देखते हैं, मैंने आपको बताया था अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आपको बस 3 चीज याद रखनी है, स्कंद पुराण के 2 भाग, केदारखंड और मानसखंड। आपसे कोई भी मंदिर देख के पूछा जाता है दोस्तों कि इस मंदिर का वर्णन या इस गुफा का वर्णन या इस चीज का वर्णन हमें कहां पे मिलता है, कौन से पुराण में मिलता है, तो पुराण हमेशा होगा दोस्तों स्कंद पुराण। और जैसे कि आपसे कोई मंदिर पूछा या कोई प्रसिद्ध स्थल पूछा और वहां से आपके संदर्भ में पूछा कि यह उत्तराखंड
इसका मतलब वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो कभी कभी आपको वहां पे मानस खंड या केदार खंड भी मिलते हैं ऑप्शन में। तो अगर वो स्थान कुमाऊं में है तो उसका आंसर हमेशा मानस खंड लगाना, और वो स्थान अगर गढ़वाल में है तो उसका आंसर हमेशा आप केदार खंड लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन को सही करने का एक तरीका है, और उसी तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट भी कर सकते हैं। पुराण, स्कंद पुराण याद रखना है। केदार खंड जो गढ़वाल की चीजें आएंगी वो केदार खंड के अंतर्गत आएंगी, और मानस खंड जो कुमाऊं के क्षेत्र होंगे वह मानस खंड के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि ये प्रश्न क्या पूछा गया है कि पाताल भुवनेश्वर गुफा का प्राचीनतम उल्लेख प्राचीनतम हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है। कौन से धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो स्कंद पुराण के मानस खंड, स्कंद पुराण के मानस खंड में दोस्तों पाताल भुवनेश्वर गुफा का वर्णन किया गया है। और इस पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में कहा जाता है कि इस गुफा में 33 करोड़ देवी देवताएं निवास करते हैं। और ये गुफा कहां पड़ती है? पिथौरागढ़ जनपद में गंगोलीहाट नामक एक स्थान है। गंगोलीहाट नामक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर जाकर पाताल भुवनेश्वर नामक स्थान पड़ता है, और इसी स्थान पर स्थित है हमारी क्या? पाताल भुवनेश्वर गुफा, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। अब मानस खंड हमने क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि ये स्थान कुमाऊं में है। ऐसे गढ़वाल का जो अधिकतर मंदिर होगा वो दोस्तों स्कंद पुराण के केदार खंड में हमें मिलेगा। ये एक ट्रिक है, अगर आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है तो। देखिए पाताल भुवनेश्वर गुफा, पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज किसने करी थी? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज की थी। पाताल भुवनेश्वर गुफा में एक शिव मंदिर भी स्थित है, ठीक है, जो कि नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है। पाताल भुवनेश्वर शिव मंदिर, उसकी स्थापना भी किसने की थी? वो भी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही करी थी। आदि गुरु शंकराचार्य जी पाताल भुवनेश्वर कब गए थे? 822 में ये पाताल भुवनेश्वर गए थे। अब आप कहेंगे यार 820 में तो इन्होंने समाधि ले ली थी केदारनाथ में, तो ये 822 में पाताल भुवनेश्वर कैसे पहुंच गए? अब दोस्तों स्कंद पुराण के मानसखंड में लिखा गया है कि भाई 822 में यहाँ पे आए, तो अब हो सकता है या तो भाई वो 820 में समाधि ली, वो वाला फैक्ट गलत है, या फिर 822 में पाताल भुवनेश्वर आए, ये वाला फैक्ट गलत है। तो लेकिन जो किताबों में दिया गया हमें वही पढ़ना है, ठीक है। तो ये 820 और 822 का चक्कर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और इसी के पास में पाताल भुवनेश्वर मंदिर भी स्थित है। इसी के पास में दोस्तों पाताल गंगा नामक नदी भी बहती है, और यहाँ पर हमारी 4 शिलाएं भी स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं के निवास स्थान के रूप में यहाँ इसे जाना जाता है। इसी के पास में एक शीतला देवी गुफा भी स्थित है, ठीक है। और मेनली जो ये पाताल भुवनेश्वर गुफा है इसे नाग सभ्यता के प्रतीक चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से नाग सभ्यता के अवशेष हमारे मिले हुए हैं। ये सारे फैक्ट्स आपको पाताल गंगा नामक नदी बहती है, पाताल भुवनेश्वर के बारे में याद रखने हैं। और ये कहाँ पड़ता है पाताल भुवनेश्वर नामक स्थान? दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। अब यहीं से दोस्तों आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में हाट कालिका मंदिर कहाँ स्थित है, और हाट कालिका मंदिर के बारे में क्या क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो आपको जरूर बताने हैं, कि क्यों ये प्रसिद्ध है, किस लिए यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, और हाट कालिका मेला कहाँ लगता है ये भी आपको बताना है, और हत्थालिका मेला या हत्तालिका मेला ये कहाँ लगता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये 3 क्वेश्चनों के आंसर आपका ये होमवर्क के क्वेश्चन है। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जब आप लोग वीडियोस को पसंद करेंगे, देखेंगे, तभी हमारा भी वीडियोस को बनाने का मन करेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और देखिए ये 10 प्रश्न दोस्तों हूबहू एग्जाम में पूछे गए हैं, और 2021 का ही एग्जाम है दोस्तों। तो आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छे लेवल की करनी है। ये प्रश्न तो बिल्कुल सरल से हैं, लेकिन आगे आने वाले पार्ट्स में जो क्वेश्चन रहेंगे वो वहां पर आपको हार्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और दोस्तों आप भले ही कोई भी एग्जाम की तैयारी करें ना, अगर आप उत्तराखंड की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि उत्तराखंड में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि उत्तराखंड में 30 क्वेश्चन तो ईजी आएंगे ही आएंगे। अगर आपने उत्तराखंड को नॉर्मली भी पढ़ा हुआ है तो आप 30 क्वेश्चन तो उत्तराखंड के 40 में से आसानी से कर सकते हैं, खाली ये पोस्टमार्टम सीरीज के दम पे। इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर जिस बंदे ने ढंग से पढ़ा है ना वो कर सकता है। बाकी 10 प्रश्न आयोग नहीं बनाएगा दोस्तों। 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न तो ऐसे होते हैं ना जो किसी को नहीं आते। वो 5 प्रश्नों की चिंता आप छोड़ दीजिए, उनके पीछे भागिए भी मत। बस अपना करंट स्ट्रांग रखिए, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखिए, और प्रश्न को जब एग्जाम में वो पूछा जाता है तो उसकी लैंग्वेज को पकड़िए कि ये पूछना क्या चाह रहा है, और आपकी जो नॉलेज है उस नॉलेज से फिर उस चीज को सोचिए कि आपने क्या इसके संदर्भ में कुछ पढ़ा था। उसमें जो 4 ऑप्शन हैं उस 4 ऑप्शन को टटोलिए कि यार क्या मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, कुछ हो सकता है। तो ये चीजें एग्जाम को करने की होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको याद नहीं रहती हैं, लेकिन एग्जाम में आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। और चैनल सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।